दोस्तों, इस सेशन में हम लोग का एक टारगेट है अचीव करना कि परमाणु बम का पहला उपयोग कौन कर सकता है। दिस इज आवर क्वेश्चन एंड हम लोग इस क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली हु कैन यूज न्यूक्लियर बम फर्स्ट। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, either Russia or either USA. Maybe third countries, it can be possible, no doubt. अब हम लोग क्यों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मानवता के लिए एक गंभीर प्रश्न है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज डॉक्टर वीर चंद्रा एंड लेट्स सी एक एनालिसिस कि परमाणु बम का पहला उपयोग कौन कर सकता है। Here is introduction. Let's start from the beginning. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्यों डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर वेपन एक प्रकार से एक मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। मीन्स एक बार अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो इससे कई हजार नंबर्स नहीं, कई लाखों लोग एक बार मर सकते हैं और करोड़ों लोग इफेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। तो अब इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन वेपन है तो किसके पास है आज के डेट में। तो ये ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज के पास है और ये न्यूक्लियर पावर नेशंस भी कहलाती है। तो कौन कौन है आज के डेट में न्यूक्लियर पावर नेशंस। तो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया भी है एंड पाकिस्तान के पास भी है, देन नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल के पास भी है। इसराइल जो कि डिक्लेयर नहीं करता है खुद को, बट डेफिनेटली इसराइल के पास है। और कभी किसी जमाने में साउथ अफ्रीका के पास भी हुआ करता था, बट अभी नहीं है। तो करेंटली अभी इन मेन रूप से ये 9 कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। और इन नाइन कंट्रीज में भी मेन रूप से रशिया एंड यूएसए पे ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि रशिया एक प्रकार से अभी युद्ध में उलझा हुआ है, यूक्रेन युद्ध में। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आइदर रशिया यूज कर सकता है या फिर डेफिनेटली डेटरेंट के रूप में यूएसए भी यूज कर सकता है कि अगर लगे कि नहीं फिर रशिया यूज करेगा तो प्रिएंटिव अटैक कर सकता है। तो मेन रूप से ये 2 कंट्री पे ज्यादा सक जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बार जो न्यूक्लियर बम का यूज करा गया था वो हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट टाइम में यूज किया गया था और डेफिनेटली यूएसए के द्वारा ही यूज किया गया था। और इसमें कई हजार कई लाख लोग भी अफेक्ट हुए थे। ये एक्चुअली जापान का है, जहाँ पे कि इसके एक सिटी हिरोशिमा पे अटैक किया गया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा पल था मानव के जीवन में जो कि एक त्रासदी लेके आया था और कई लाख लोग एक साथ मारे गए थे। इनफैक्ट अभी भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा लेते हैं वो द हैंडीकैप पैदा होते हैं, विकलांग होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से। कुल मिला के ये एक मतलब बहुत ही डेंजरस बम होता है, नो डाउट। और अगर वो तो उस समय की बात है जब 1945 में, और आज के टाइम में तो जो न्यूक्लियर नेशंस है लाइक रशिया, यूएसए, इतनी खतरनाक बम, न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम बना के बैठे पड़े हैं कि एक सिटी क्या, ये लोग तो एक कंट्री एक बार में उड़ा सकते हैं। मीन्स बहुत ही डेंजरस वेपन्स है सारी इन सारी 9 कंट्रीज के पास। तो कौन एग्जैक्टली यूज कर सकता है, तो लेट्स सी आगे हम लोग। तो ज्यादा अगर हम लोगों ने यानी कि डिस्कशंस 2 कंट्रीज पे डेफिनेटली फोकस रहती है, आइदर रूस और आइदर अमेरिका। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन यूज कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या इन दोनों के पास न्यूक्लियर बम तो है। इन दोनों के पास ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज, टोटल 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन क्या इन लोगों में से किसी के पास न्यूक्लियर शील्ड है, मीन्स न्यूक्लियर बम से बचने का टेक्नोलॉजी है। आंसर इज नो। अभी मुझे एक याद आ रहा है, महाभारत का एक सीन है जहाँ पे कि महर्षि व्यास जी हैं, वो एक प्रकार से 2 ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। मीन्स एक ब्रह्मास्त्र जब लास्ट लास्ट एपिसोड ऑफ महाभारत
जिसमें कि दुर्योधन जब ऑलमोस्ट मरने के टाइम पे रहता है, तो फिर अश्वत्थामा जो कि दुर्योधन का बहुत ही करीबी फ्रेंड था, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसी के रिस्पॉन्स में फिर अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। तो महर्षि व्यास थे, वो दोनों ही ब्रह्मास्त्र को एक बार दोनों हाथों से रोक ले रहे हैं, और उन्होंने फिर दोनों को ही बोला रिटर्न लेने के लिए। क्यों बोला रिटर्न लेने के लिए? क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर ये ब्रह्मास्त्र चल गया तो फिर पूरा पृथ्वी ही तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ये एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। लेकिन आज के डेट में अगर रूस या अमेरिका या और भी कोई कंट्रीज अगर न्यूक्लियर वेपन चलाती है, तो कोई महर्षि व्यास की तरह तो है नहीं जो कि न्यूक्लियर वेपन को एक बार से दोनों हाथ से रोक ले और फिर बोले कि नहीं ये रिटर्न ले लो। ये तो पॉसिबल नहीं है। मीन्स आज के डेट में अगर एक बार से चल गया तो चल गया, मीन्स तबाही तो पक्की है। तो फिर क्यों पकी है? क्योंकि न्यूक्लियर सील तो है नहीं हमारे पास, किसी भी कंट्री के पास। तो फिर कौन चला सकता है? अब खुद सोचिए। क्योंकि बचने का, एक बार से अगर किसी ने चला दिया तो ना ही यूएसए बचेगा, ना ही रशिया बचेगा, और ना ही कोई और कंट्री, और किसी को कोई भी कंट्री अर्थ पे रहना मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास, किसी के पास भी, कोई भी नेशंस के पास न्यूक्लियर सील है ही नहीं। और आई थिंक किसी ने सोच भी नहीं रखा है कि मुझे प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन किया क्यों नहीं गया, या फिर ऐसा क्या है कि न्यूक्लियर सील नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर सील के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो मैं हल्का सा यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस कर रहा हूँ कि हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन सिमिलर प्लेनेट अगर दूसरा है, यानी कि लाइक सब प्लेनेट हमारा मून है, मार्स है, तो वहां पे हम लोग क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सील्ड, रेडिएशन सील्ड नहीं है। मीन्स व्हाट? कि सोलर जो कि सन है, सन सिर्फ विजुअल रे को तो इमिट नहीं करता है जो कि हमारे पास आता है, इसके अलावा डिफरेंट रेडिएशंस को भी इमिट करता है। मतलब बहुत सारे तरह का रेडिएशंस चलती है। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो सन को एक प्रकार से हाइड्रोजन बम की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारे डिफरेंट रेडिएशंस को इमिट करता है, जो कि पृथ्वी पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, फिर हमारे जो डिफरेंट द मैग्नेटिक फील्ड्स पैटर्न्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके वजह से हम लोग के पास जितनी सारी रेडिएशन वो फिल्टर आउट हो, एंड हम लोग यहाँ पे एकदम से सेफ है। मीन्स हम लोग अगर एक प्रकार से बोला तो रेडिएशन सील्ड है हमारे पास। आउटर रेडियस में भी अगर हम लोग कंसीडर करें तो वैन एलन बेल्ट रेडिएशन बेल्ट है, तो रेडिएशन बेल्ट का भरमार है। मीन्स हमारे आसपास में बहुत सारे रेडिएशन बेल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ है, वेरी सेफ ऑन द अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस the shield, only we can consider atmosphere as a shield। तो ये तो नेचुरल शील्ड है, जिसकी वजह से कि हम लोग अर्थ पे सुरक्षित है, सेफ है। बट क्या ये इस प्रकार से नेचुरल शील्ड हम लोग खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हाउ? तो हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, जो भी स्पेस में ट्रैवल करते हैं, लाइक और कल्पना चावला, राकेश शर्मा, लाइक एन शुक्ला जी भी लास्ट में ट्रैवल किया, तो जो भी स्पेस ट्रैवल करते हैं, डेफिनेटली वो लोग कई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या अगर मैं आईएसएस की बात करूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 400 ऑलमोस्ट किलोमीटर अप में जाते हैं, तो वो लोग के पास रेडिएशन रहती है डेफिनेटली। तो वहां पे न्यूक्लियर जो रेडिएशन से सेव करने के लिए एक स्पेशल सूट आता है, जिसको कि स्पेस सूट भी हम लोग बोलते हैं। तो सूट में रहते हैं, तो जिसके वजह से कि वो काफी, वो लोग सेफ रहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट ये वेरी वेरी मच कॉस्टली होता है। तो हम लोग स्पेस सूट तो सारे सिटीजन को, किसी भी कंट्री के सिटीजन को देना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये कॉस्ट लाख 2 लाख दिया, फिर इस रेंज में नहीं आता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, करोड़ों में भी आती है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन सोच तो सकते हैं एटलीस्ट कि हाउ कैन वी डेवलप आवर न्यूक्लियर शील्ड फॉर इंटायर कंट्री, डेफिनेटली। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट हैव, मींस अभी भी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। और जो न्यूक्लियर बंकर जो भी कंट्रीज डेवलप करना चाह रही है, लाइक स्विट्जरलैंड, तो वो सब कुछ खास काम नहीं आने वाली है, क्योंकि एक बार से अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो ही गया है, तो फिर उसको उससे सेव करना
सर रियली वेरी चैलेंजिंग। वो बंकर में 2 4 10 दिन या 1 महीने रहने से कुछ फायदा होगा नहीं। मतलब एक तो पूरा सेफ हमें कंट्रीज को रखना है, तो एक प्रकार से पूरा ही सेफ रखना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारे पास काफी डिफेंस लाइनें होती है, लाइक हमारे इंडिया के पास आकाश है या S-400 है या फिर और भी वेरियस द जो मिसाइल्स है, लाइक पेट्रियट है, आयरन डोम है इसराइल के पास, या फिर चाइनीज लोग के पास वगैरह HQ की सीरीज है, या तो ये सब जो डिफेंस करने वाले जो मिसाइल्स है, ये सबसे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि एक बार से अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो ही गया तो फिर इतनी सारी रेडिएशन सिमिट होगी, इतनी सारी रेडिएशन सिमिट होती है कि उससे आप बच नहीं सकते, चाह के भी नहीं बच सकते। मतलब कहीं भी ब्लास्ट हो रही है, अगर यूरोप में भी ब्लास्ट हो रही है तो हम लोग भी अफेक्टेड होंगे, मींस इंडियंस एज एन इंडियंस हम लोग भी अफेक्टेड होंगे। या फिर अगर हमारे आसपास होती है तो और भी कंट्रीज जो भी अर्थ पे है वो अफेक्ट होंगे डेफिनेटली 100%। मीन्स एक बार अगर अभी कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर से गया तो ऑलमोस्ट हमारे पृथ्वी ही पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। तो तब तक कोई कंट्री सोच नहीं सकती है न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए, जब तक कि उसके पास न्यूक्लियर शील्ड आ न जाए। तो अब क्वेश्चन है कि अब किसी के पास न्यूक्लियर शील्ड की टेक्नोलॉजी है? ऑफ कोर्स नो। तो जब किसी के पास बचने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर डिस्ट्रक्शन करने के लिए कौन आगे आएगा? आप खुद सोच सकते हैं। मेरे अनुसार से तो आई थिंक आंसर इज नो। जब तक न्यूक्लियर शील्ड डेवलप हो नहीं जाता है तब तक कोई भी इस रिस्क को लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमने एक बार से न्यूक्लियर बम यूज किया मीन्स हमारी अर्थ खत्म इमीडिएटली। उसके बाद हमारा अर्थ रहेगा ही नहीं, ये कंट्री की बात ही नहीं है, अर्थ ही नहीं रहेगा। अर्थ को अगर सेव करना है तो हमें न्यूक्लियर शील्ड डेवलपमेंट होना ही चाहिए, तभी हम लोग न्यूक्लियर बम यूज करने का सोच भी सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे अनुसार से तो न्यूक्लियर बम का यूज दैट्स इम्पॉसिबल। तो कंक्लूजन, अगर बाय चांस अगर किसी कंट्री ने यूज करता है तो डेफिनेटली मानवता के लिए ये एक लास्ट द अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उसके बाद ना कोई टेक्नोलॉजी रहेगा ना कोई इंसान रहेगा। तो हम लोग पता नहीं 500 या 1000 साल पीछे एक बार चले जाएंगे और कोई पॉपुलेशन बचेगा या नहीं बचेगा, दैट्स द आई कांट प्रेडिक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो सॉल्यूशंस क्या है? डेफिनेटली शांति, डिस्कशंस, देन निशस्त्रीकरण, यही सब समाधान है। तो सारी कंट्रीज को अब एक साथ बैठ के डिस्कस करना ही पड़ेगा बिफोर न्यूक्लियर यूज, क्योंकि किसी के पास में न्यूक्लियर सिर्फ नहीं है। तो कुल मिला के खुद समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली कौन यूज कर सकता है। मेरे अनुसार से तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। बाकी आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप भी कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दीजिए, और साथ में आप मुझे सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड कोई कमेंट जरूर करें ताकि अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो मैं ले सकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।